लॉ ऑफ डिमांड। आज हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। पिछले क्लास में डिमांड से रिलेटेड कई चीजों कई टर्म्स को हम लोगों ने जाना है। उसमें जगह पर हम लोगों ने डिमांड फंक्शन में देखा था कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। 7 डिटर्मिनेंट्स है जिसको आगे हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। तो उन डिटर्मिनेंट्सों के आधार पे डिमांड का निर्धारण होता है। तो डिमांड से रिलेटेड जो एक थ्योरी है जिसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, कंजम्पशन के क्षेत्र में इस लॉ का काफी महत्व है। तो आज हम लोग उसी लॉ ऑफ डिमांड पर चर्चा करने वाले हैं। डिमांड है क्या, या लॉ ऑफ डिमांड है क्या है तो हम लोग पहले से जान चुके हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो डिमांड के जो हम लोग 7 डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे उसमें अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और डिमांड के बीच जो रिलेशन है उसको बतलाने का काम करता है। प्राइस मतलब जिस वस्तु की डिमांड की हम बात कर रहे हैं उसी वस्तु का प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि जब प्राइस और डिमांड अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, यदि और सारी परिस्थितियां समान रहे, कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंजेस न आए, तो प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि प्राइस यदि इंक्रीज करता है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगा, और प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगा। यही लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। यहां मार्शल लिखते भी है कि द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस। प्राइस के घटने पर डिमांड जो है वो बढ़ता है एंड डिमिनिशेस विद अ राइज इन प्राइस। तो मार्शल के अनुसार भी है कि प्राइस और डिमांड में हमेशा कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स। तो हम लोग सीधे कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन प्राइस अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज वेयर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये लॉ ऑफ डिमांड, किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करते समय हमको उसके कुछ एजम्पशंस पर, मान्यताओं पर ध्यान रखना पड़ता है कि उस लॉ के लिए एजम्पशंस क्या है, क्योंकि लॉ जो होता है यहाँ पर मनुष्य के व्यवहार से रिलेटेड होता है और कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए कुछ ना कुछ मान्यताएं, एजम्पशंस, उन एजम्पशंस पे लॉ निर्भर करता है। मान्यता करने का मतलब या एजम्पशंस करने का मतलब ये है कि यदि उस परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो फिर लॉ वहां पे ऑपरेट नहीं होगा। तो लॉ जो कहता है वो ऑपरेट होने के लिए कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं। आज हम लोग पहले उस मान्यताओं पे चर्चा करने वाले हैं। पहला हम लोगों ने 7 डिटर्मिनेंट्स पिछले पे पढ़ा था, पीएक्स, पीआर, आई, टी, यू, डी और ई। इसमें जो पहला डिटर्मिनेंट है पीएक्स, वही लॉ ऑफ डिमांड है, मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो पीएक्स ही लॉ ऑफ डिमांड है। उसके बाद जो 6 डिटर्मिनेंट्स हैं वो सबको कांस्टेंट रखना, अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट। तो एजम्पशंस में हम उन 6 को कांस्टेंट रखते हैं। तो पहला जो देखते हैं पीएक्स के बाद पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो पहला जो एजम्पशन हमारा होगा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट, मतलब रिलेटेड गुड्स का प्राइस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। यदि हम x के डिमांड की बात कर रहे हैं तो x का डिमांड प्राइस के कारण जो उसमें चल रहा है, प्राइस के घटने और बढ़ने पर उसके डिमांड में जो इनवर्स रिलेशन आ रहा है, तो उस समय x का रिलेटेड गुड यदि y है, z है और भी कोई है, तो उन सबका प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ये पहला एजम्पशन होगा। अब मन में प्रश्न हो सकता है कि यदि प्राइस कांस्टेंट नहीं रहा रिलेटेड गुड्स का तो क्या होगा, तो फिर वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। मान लीजिए कि x और y रिलेटेड गुड्स है, टी एंड कॉफी मान लेते हैं एक रिलेटेड गुड्स है। यदि इधर चाय का प्राइस, हम चाय के प्राइस और डिमांड के बीच देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड, तो चाय का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड घटना चाहिए और अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन साथ ही साथ यदि चाय का प्राइस बढ़ता है और उसके साथ उसका रिलेटेड गुड्स कॉफी है, तो उसका कॉफी का प्राइस भी बढ़ जाए तो फिर उसका डिमांड घटेगा नहीं, क्योंकि लोग
चाय जिस रेशियो में महंगा हुआ उसी रेशियो में यदि कॉफी महंगा हो जाता है तो कंज्यूमर जो है वो चाय ऑलरेडी पीता रहेगा और शायद उसका डिमांड घटने वाला नहीं है, ये कंफर्म है। होता क्या है कि रिलेटेड गुड्स के बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में कि यदि चाय महंगा हुआ तो कंज्यूमर कंपैरेटिवली देखता है कि कॉफी सस्ता है तो कंज्यूमर मूव कर जाता है और इसके कारण उसका डिमांड घटता है। इसलिए रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी उसका प्राइस के और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होगा। तो पहला है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट। फिर पीएक्स पीआर के बाद आई आता है, आई इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का इनकम भी कांस्टेंट होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो इनकम भी कांस्टेंट रहेगा। ड्यूरिंग कंजम्पशन प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटना है, लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेट होने के लिए, लेकिन ड्यूरिंग कंजम्पशन यदि इनकम चेंज कर जाता है तब भी वहां पर डिमांड में कोई असर नहीं पड़ेगा या उल्टा असर भी पड़ सकता है, लॉ ऑफ डिमांड वहां ऑपरेट नहीं होगा। मान लीजिए प्राइस बढ़ गया और प्राइस बढ़ने पर स्वभावतः कंज्यूमर जो है उसका डिमांड कम करेगा क्योंकि इनकम उसका यदि कांस्टेंट है तो, लेकिन दूसरी ओर इधर प्राइस बढ़ता है उधर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है तो वो डिमांड घटाएगा नहीं, उल्टा क्या करेगा, हो सकता है बढ़ा दे या कांस्टेंट रखे क्योंकि उसका इनकम बढ़ गया और इनकम बढ़ने के कारण उसका परचेजिंग रेंज बढ़ जाता है, परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। इसलिए इनकम के बढ़ने के कारण भले ही उस वस्तु का प्राइस बढ़ गया लेकिन उसके डिमांड को घटेगा नहीं, कांस्टेंट रह सकता है, हो सकता है और उल्टा बढ़ भी जाए। उल्टा हो गया, यदि प्राइस घटा है और कंज्यूमर का डिमांड इनकम भी घट गया तब भी उसके डिमांड पर इनवर्स रिलेशन नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ड्यूरिंग कंजम्पशन उस कंज्यूमर के इनकम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट है, तभी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन पाया जाएगा। तो पीएक्स पीआर आई, उसके बाद टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमने पहले भी शायद थोड़ा सा चर्चा किया था कि कंज्यूमर जो भी कंजम्पशन करता है वो अपने टेस्ट के आधार पर करता है, या दूसरे शब्दों में कहो तो उस टेस्ट से कंज्यूमर का या कंज्यूमर के कंजम्पशन जो है वो तय होता है। हम किस टेस्ट के मालिक हैं उसके आधार हम कंजम्पशन करेंगे। मार्केट में हर चीज को हर कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करता बल्कि अपने पसंद के आधार पे करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें, मान लीजिए कोई फैशनेबल ड्रेस है तो क्या आज मान लीजिए वो पैंट है, जींस में कटे हुए बहुत सारे वो छेद किया हुआ या उसको एक एफिशिएंट बताते हुए करने वाला और काफी महंगा जींस बिकता है, लेकिन क्या सबके टेस्ट में है क्या वो? तो नहीं। कुछ युवा वर्ग जो फैशनेबल होते हैं वो उसको एडॉप्ट करते हैं, बाकी उसको एडॉप्ट शायद नहीं करते। तो कंज्यूमर जो भी कंज्यूम करता है वो अपने टेस्ट के आधार पर करता है। यदि खाने का टेस्ट बात करें तो यदि मान लीजिए हमको मीठा पसंद है तभी हम कोई मीठा चीज को कंज्यूम करेंगे, नहीं पसंद है तो लाख हो जाए कितना भी सस्ता हो जाए हम उसको कंज्यूम नहीं करने वाले हैं। तो ये टेस्ट मतलब कंज्यूमर कंजम्पशन के दौरान उस टेस्ट पर निर्भर करता है, उसका टेस्ट क्या है, वो किस चीज को प्रेफर करता है। तो ये उसके नेचर से रिलेटेड है, कंज्यूमर का साइकोलॉजी और नेचर से रिलेटेड है। तो ड्यूरिंग कंजम्पशन ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मान लीजिए मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है मीठा या रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, हम खा रहे हैं, प्राइस उसका घट गया तो हम उसका डिमांड बढ़ा देंगे, लेकिन कंजम्पशन के दौरान यदि हमारा टेस्ट उसके लिए प्रतिकूल हो गया किसी कारण से, अब अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसका डिमांड नहीं बढ़ाने वाले हैं। तो कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो ड्यूरिंग कंजम्पशन कांस्टेंट होना चाहिए। वो जिस चीज को प्रेफर करता है उसका नेचर जो है ड्यूरिंग कंजम्पशन के प्रति वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि चेंज आया तो फिर लॉ ऑफ डिमांड वहां ऑपरेट नहीं होगा। उसके बाद देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। फ्यूचर प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, तो भविष्य में उस वस्तु के प्राइस में कोई चेंजेस न आए ये भी जरूरी है, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। मान लीजिए अभी कोई वस्तु का प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड घटेगा, लेकिन साथ ही हमको ये भी पता चलता है क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल कंज्यूमर है, मार्केट के बारे में कंजम्पशन के बारे में पूरी जानकारी रखता है। तो यदि आज किसी गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो अकॉर्डिंग टू लॉ हमको उसका डिमांड घटाएगा, कंज्यूमर उसका डिमांड घटा देगा। लेकिन यदि साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि भविष्य में और प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर प्राइस राइज करने वाला है,
तो कंज्यूमर उसके कंजम्पशन को, उसके डिमांड को कम नहीं करेगा, उल्टा बढ़ा देगा, क्योंकि भविष्य में वो प्राइस बढ़ने की स्थिति में उसके लिए वो वस्तु और महंगा होने वाला है, तो वो आज ही चाहेगा कि आज के प्राइस पर वो ज्यादा कंज्यूम कर ले ताकि फ्यूचर में उसका कुछ सेविंग हो सके। तो इस नाते से वो भविष्य में यदि प्राइस बढ़ने वाला है तो उसके आधार पर कंज्यूमर के आज का कंजम्पशन भी निर्भर करता है, कंजम्पशन का लेवल क्या होगा। तो इसलिए फ्यूचर प्राइस भी कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। इसका रिवर्स भी होगा कि मान लीजिए प्राइस घटने वाला है तो अब उसका क्या होगा, यदि प्राइस बढ़ने वाला है तब उसका क्या होगा। तो ये फ्यूचर प्राइस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो देयर इज नो चेंज इन पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ चेंज इन फ्यूचर। यू साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन शुड रिमेन कांस्टेंट। यू जो हम लोगों ने पढ़ा था साइज एंड कॉम्पोजिशन, साइज एंड कॉम्पोजिशन में पॉपुलेशन का आकार और उसका बनावट ये भी किसी चीज के डिमांड को प्रभावित करता है। हम लोग उस पर और थोड़ा डिटेल्स बाद में चर्चा करने वाले हैं। साइज मतलब आकार, मतलब किसी मार्केट में जनसंख्या कितनी है और उस वस्तु को कंज्यूम करने वाले कितने कंज्यूमर हैं, उसकी संख्या क्या है। मान लो हजारीबाग एक मार्केट है और यहाँ किसी पर्टिकुलर गुड्स, मान लेते हैं कि एक कोई भी चीज है, साबुनी है या खाने का कोई सामान है, तो उसका डिमांड कितना होगा। मान लीजिए रोटी का आटे का डिमांड कितना है, तो हजारीबाग मार्केट में आटे का जितना डिमांड होगा, क्या मुंबई में भी उतना ही डिमांड होगा क्या? तो उत्तर है नहीं। तो मुंबई के मार्केट में ज्यादा क्यों? क्योंकि ड्यू टू वहां पॉपुलेशन ज्यादा है। हजारीबाग का कंपैरिजन यदि मान लीजिए हम रांची से करते हैं तो रांची में उसका डिमांड ज्यादा होगा। पूरे रांची को एक मार्केट ले लें, वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन जैसे जैसे बड़ा होता है डिमांड स्वभावतः बड़ा होगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन कम होगा, डिमांड कम होगा। कंपैरेटिवली हम इस प्रकार से देख सकते हैं। वैसे कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, बनावट, पॉपुलेशन है तो बनावट मतलब रंग रूप नहीं, बल्कि बनावट का मतलब है किस प्रकार के पॉपुलेशन है, कैसे लोग वहां पर हैं। मान लीजिए कि कहीं पर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है तो स्वभावतः विद्यार्थियों के प्रयोग में आने वाली चीजों का डिमांड ज्यादा होगा, ये कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हुआ। कहीं पर मान लीजिए शराबियों की संख्या ज्यादा है किसी पॉपुलेशन में, तो स्वाभाविक है उनके द्वारा कंज्यूम की जाने वाली चीजों का डिमांड मार्केट में ज्यादा होगा। दूसरे चीजों के प्राइस से उस पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे कैसे लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, शहरी लोग हैं, विद्यार्थी है, अनपढ़ है, जैसे भी हो, तो जैसे लोग उस प्रकार का डिमांड। तो कंजम्पशन के दौरान कहता है कि साइज एंड कॉम्पोजिशन भी ये कांस्टेंट होगा, तभी वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन। फिर है डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ शुड रिमेन कांस्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हम लोगों ने कहा था कि देश में जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन फिर देश के लोगों के बीच बढ़ता है। यूनिट आगे जब हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या 6 यूनिट आप पढ़े होंगे तो वहां पर ये चर्चा थोड़ी हुई होगी कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो देश के लोग मिलकर प्रोडक्शन करते हैं और जो प्रोडक्शन होता है वो देश के लोगों के बीच बट जाता है, ये बटना ही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ शुड रिमेन कांस्टेंट, कहता है ये कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब रेशनल इनकम जो है वो बटने की जो क्रिया है वो पहले जैसा रहे, वो कांस्टेंट हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई ऐसा पार्टिकुलर गुड्स है जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कंज्यूम करता है और डिस्ट्रीब्यूशन उनके पक्ष में चला गया, देश का नेशनल इनकम ज्यादा उनके पक्ष में जा रहा है, तो भले ही उसका प्राइस बढ़ जाए लेकिन उसका डिमांड घटने वाला नहीं है। तो देश के लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो है 6 PRITUD और E, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वहां पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ऑपरेट होगा। और उसके बाद एक अलग से हम देते हैं टैक्सेशन पॉलिसी। सरकार की जो टैक्स पॉलिसी है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टैक्स जो है वो कंज्यूमर के कंजम्पशन लेवल पर सीधा प्रभाव डालता है। यदि कंज्यूमर को पहले की तुलना में ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया, तो टैक्स ज्यादा देना है, इसका मतलब कंज्यूमर का परचेजिंग पावर कम होगा। और यदि टैक्स की मात्रा कम हो गई तो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। तो यदि गवर्नमेंट टैक्स की मात्रा बढ़ाता है, कई बार कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार टैक्स का सहारा लेता है। यदि लगता है कि देश में कंजम्पशन को थोड़ा डिमांड कम करना है, डिमांड को कम करना है किसी पार्टिकुलर चीज का या ओवरऑल मार्केट का, ओवरऑल इकोनॉमी का,
तो वो टैक्स बढ़ा देता है। टैक्स बढ़ाने से स्वभावतः दोनों तरह के टैक्स यदि बढ़ा दिया जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो स्वभावतः कंज्यूमर का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, डिमांड अपने आप इकोनॉमी का कम हो जाता है। और यदि टैक्स में रिबेट दे दे, टैक्स घटा दे, तो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है और इसलिए डिमांड बढ़ जाता है। तो ड्यूरिंग कंजम्पशन कहता है कि गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसी है उसमें कोई चेंजेस ना हो, वो कांस्टेंट हो। ये जो 7 एजम्पशंस हैं, ये सातों के रहने पर इसीलिए कहा गया कि देयर अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, तभी वहां पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ऑपरेट होगा, मतलब प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होगा। अब हम लोग स्टेटमेंट और एजम्पशंस के बाद उसका एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन में इसी चीज को हम लोग टेबल और डायग्राम से दिखाएंगे कि टेबल और डायग्राम के माध्यम से लॉ ऑफ डिमांड जिस चीज को बता रहा है उसको दिखाना। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, तो हम यहाँ पर एक टेबल लेते हैं। मान लीजिए प्राइस यदि किसी चीज का 10 रुपया है, तो उस वस्तु का यदि मान लीजिए 100 केजी डिमांड है, तो प्राइस यदि घटता है 10 से घट करके 8, तो डिमांड जो है वो बढ़ेगा। तो प्राइस यदि घटा है तो डिमांड बढ़ के मान लीजिए 125 केजी हो गया, और यदि घट रहा है तो ये बढ़कर करके और बढ़ रहा है। यदि और घटा, यहाँ पर मान लीजिए 2 रुपया हो गया, तो हो सकता है कि ये 200 रुपया हो जाए, 200 केजी हो जाए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस उस वस्तु का घट रहा है, उसका डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि नीचे से ऊपर जाए तो पहले प्राइस 2 रुपया है, डिमांड कितना है, 200 केजी है, प्राइस बढ़ा 2 से 5 रुपया, डिमांड जो है 200 केजी से घट करके हो गया 150 केजी। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड घट रहा है। तो इसी टेबल में हम इस बात को दिखाने में सफल हो जा रहे हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इस तरह का एक टेबुलर प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आइए इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कि ग्राफ के माध्यम से हम लॉ ऑफ डिमांड को कैसे दिखाएंगे। तो हम बिना डाटा लिए हुए एक ग्राफ के माध्यम से, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन होने के कारण वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा डीडी डिमांड कर्व है। ये कर्व भी हो सकता है या सीधा स्ट्रेट लाइन भी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, जिस तरह से बनाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो दो एक्सिस, हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस को ले रहे हैं, प्राइस इन रुपीज, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे लेते हैं इन केजी डाटा के अनुसार, ये हमारा ओरिजिन है। तो ये दोनों में इनवर्स यदि रिलेशन है तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। यदि वाई एक्सिस पे जो और वाई एक्सिस पर जिनको आपने लिया है, इन दोनों में यदि डायरेक्ट रिलेशन है, सेम डायरेक्शन में चेंज होगा, तो कर्व अपवर्ड राइजिंग होगा। बाकी सेम जो उसका एमआरटी पर निर्भर करता है, जो हम लोग चर्चा पहले किए हैं थोड़ा सा। अब इस टेबल में जो डाउनवर्ड कर्व जो है, इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। मान लीजिए हम इस पे दिखाते हैं कि ये हमारा पी प्राइस है, पी प्राइस है, तो उस समय डिमांड ऑफ द कमोडिटी कितना है, क्यू। पी प्राइस के कारण डिमांड क्यू है। अब हम इसमें दिखा सकते हैं कि मान लीजिए प्राइस हमारा बढ़ गया, प्राइस हमारा बढ़कर के हो गया P1, तो जैसे ही हमारा प्राइस P से बढ़कर करके P1 होता है, डिमांड देखो Q से घट कर करके Q1 हो गया। तो कंज्यूमर अब उसको इस डिमांड कर्व के ऊपर में, ये यहां पर A से मान लीजिए ये A है, तो ये हो गया B। तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड घट जाता है, मतलब उसका इनवर्स रिलेशन है। अब इसको हम दूसरे ढंग से भी दिखा सकते हैं कि मान लो प्राइस जो है वो P से घट कर करके P2, इनिशियल प्राइस हमारा P है, P से घट कर करके P2 हो जाता है, तो आप देख रहे हो कि डिमांड जो है उसका Q से बढ़ कर करके Q2 हो जाता है। तो ये जो डायग्राम है वो प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन को बताने में सफल है कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो यही है आपका लॉ ऑफ डिमांड।